सभी को नमस्कार। हेलो, मैं यश भट्ट आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी का शब्द.com में हार्दिक स्वागत है। आज हम आए हैं विशेष चर्चा के लिए, विशेष बातचीत के लिए। हमारे साथ है मौजूद विशेष मेहमान, पूर्व सांसद और वर्तमान में मध्य प्रदेश भाजपा से उपाध्यक्ष प्रोफेसर चिंतामणि मालवीय जी। सर, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार। कैसे हैं सर आप? एकदम बढ़िया, शानदार। सर, शुरुआत करेंगे बातचीत की सबसे पहले आपके बचपन के साथ। आपका बचपन कैसा रहा, कहाँ बीता, आपके बचपन के बारे में कुछ बताएं। देखिए, हमारा बचपन चिमनगंज का जो मंडी के पास मोहल्ला है पुराना, उसमें बीता। और वो परंपरागत मोहल्ला है, तो उसी में हमारा मैं करीब बीए तक या एमए तक वहीं, जब तक मैं पूरी शिक्षा नहीं हुई मैं वहीं था। तो पूरा हमारा लंबा समय, जब तक कि मैं पढ़ाने लग गया कॉलेज में, और उसके भी करीब 10 साल तक मैं वहीं रहा। तो लंबा समय हमारा चिमनगंज में ही बीता है। अच्छा सर, बचपन के साथ साथ एक और जगह का नाम आता है जो मेरे जहन में बहुत आता है और मैं लोगों से सवाल पूछता हूँ, हर किसी से पूछता हूँ और मुझे बहुत पसंद है, ननिहाल। ननिहाल से याद आता है कि बच्चों का बड़ा घर, और ननिहाल को लेकर हर किसी की बहुत यादें रहती है। आपका ननिहाल कहाँ है और आपके ननिहाल की कुछ यादें बताएं, ददिहाल की कुछ यादें बताएं। जी। हमारी जो नानी वहीं, ये जो बहादुरगंज है, यहीं रहते थे हमारे मामा जी, 3 मामा, और वो बार बार बुलाते भी थे। हर त्यौहार पर लगभग उनके यहाँ खाना होता था। बहुत परंपरागत धार्मिक परिवार था। और दूसरा, यहाँ के बाद में अपनी मौसी के यहाँ पहुँच जाता था। हर गर्मी की छुट्टी में मैं मेरी मौसी के यहाँ, जो पास ही गांव है, करीब 8-10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, में वहाँ जाता था गनई में। और इस तरह हम बचपन में दोनों जगह काफ़ी जाते थे। अच्छा सर, क्या लगता है आज के जो युवा है और आज के जो बच्चे हैं, उन्हें ये ऐसा मौका मिल पा रहा है जो ननिहाल का और ददिहाल का एक डेढ़ महीने की छुट्टियाँ और उस तरीके का खुलापन और वो सभी रिश्तेदारों को एक साथ प्यार, किस्से, कहानियाँ, ये आप देख पा रहे हैं कि आज के युवाओं में वो चीज़ है? देखिए, समय के साथ बहुत सारी चीज़ों में बदलाव हुआ, लेकिन ये बात सही है कि जिस तरह की शिक्षा व्यवस्था हमारी प्राथमिक शिक्षा है, इससे हम बचपन छीन रहे हैं बच्चों का। उनको खेलने की जगह नहीं, खेलने का मैदान नहीं, खेलने का अवकाश नहीं। पहले गर्मी की छुट्टी लंबी हुआ करती थी, लोग अपने मामा के यहाँ, नाना के यहाँ, रिश्तेदारों में जाते थे। वो भी महीने महीने रखते थे, फिर कपड़े वपड़े दिला करके वापस भेजते थे। अब वो व्यवस्था है नहीं, क्योंकि गर्मी की छुट्टी में भी फीस के लिए सरकारी जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो बच्चों को रोक लेते हैं। तो और बहुत शुरू से डाल दिया जाता है, बहुत ज़्यादा कॉन्शस जो है बच्चों को पढ़ाई के प्रति रख दिया, प्रतियोगिता डाल दी। वही 3-4 साल का बच्चा हुआ कि उसको बिठाने लग गए, 7-8 साल का हुआ तो उसको ऐसा करते कि नहीं, मुझे तो इतने नंबर चाहिए। और ये जो नंबरों की अंधी दौड़ है, ये बच्चों का बचपन छीन रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि इससे कोई उनका विकास हो रहा है, ऐसा भी नहीं, क्योंकि विकास जो है वो समग्र चीज़ है। वो केवल किताबों से नहीं आता। वो जो अच्छी सीख है, अच्छी कहानियाँ हैं, अच्छी दोस्ती है, अच्छे संपर्क है, साहसी कार्य हैं, खेलकूद है, उन सब से आता है। तो हम अपने बच्चों का बचपन भी छीन रहे हैं, उनके व्यक्तित्व को मार रहे हैं। अच्छा सर, आपने खेल कूद और साहसिक कार्य की बात की। मैं आपके YouTube पर वीडियो देख रहा था और मैंने देखा कि आप शस्त्र संचालन, जो अखाड़े में जो गैर निकलती थी पहले और जो अखाड़े की जुलूस निकलता था, उस तरीके की जो शस्त्र संचालन की जाते हैं, आप बहुत अच्छे तरीके से, कुशल तरीके से कर रहे थे। सर, वही वापस प्रश्न मेरा वहीं घूम कर आया कि आज के युवा उस तरीके की जो लोक संस्कृति और जो हमारी पुरानी परंपरा है, जैसे कि भरतरी के माच, तेजाजी, भूमिया जी के जो मेले हुआ करते थे, संजा की जो उत्सव हुआ था, जो बालिकाओं का और वो युवतियों का होता था, इस तरीके के जो लोकोत्सव है, और वो आज के युवाओं में उनके प्रति कितना रुझान है और वो कितना जुड़ाव महसूस करते हैं, इसके प्रति आपकी क्या राय है? देखिए, परिवर्तन संसार का नियम है, और जब जब टेक्नोलॉजी बदलती है, टेक्निक बदलेगी, तो मनोरंजन के तरीक़ों में भी और हर चीज़ में परिवर्तन आएगा। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी है जो जीवन में शाश्वत होनी चाहिए और जिनकी शिक्षा मिलना ही चाहिए एक सफल जीवन के लिए। जैसे शस्त्र संचालन, तो पहले हम देखते हैं कि हर 2-4 मोहल्लों के बीच कहीं ना कहीं एक शस्त्र का अखाड़ा होता था, जो बच्चे आकर के शाम को या सुबह सीखते थे। हम भी उसी में जा कर के सीखे। और इसी तरह जो अखाड़े होते थे पुराने स्टाइल के, जिसमें दंड बैठक और ये सब होती थी, तो वो अब लगभग नहीं के बराबर है। तो ये होना चाहिए, क्योंकि ये शाश्वत चीज़ है, ये इसको परिवर्तन से प्रभावित नहीं होना चाहिए। क्योंकि स्वस्थ शरीर के लिए या वैसे भी शत्रुओं से रक्षा के लिए शस्त्र संचालन, ये प्रत्येक परिवार को अपने बच्चों को भेजना चाहिए और उसमें सिखाना भी चाहिए, सिखवाना चाहिए। सर, कुछ आप शिक्षाविद रहे हैं
और अब राजनीति में हैं, जनप्रतिनिधि है, तो सर राजनीति और शिक्षा को एक साथ कैसे समन्वय स्थापित कर पाते हैं और कैसे साथ में समग्र रूप पर लेकर चलते हैं, इसके बारे में कुछ बताएं। राजनीति और शिक्षा एक साथ कैसे मूल रूप से आप लेकर चलते हैं? देखिए, शिक्षा मेरा शौक़ है, क्योंकि मुझे पढ़ने पढ़ाने की बड़ी रुचि है और मैं प्रारंभ से बचपन से ही खूब साहित्य और अनेक तरह की पुस्तकें पढ़ता रहा हूँ, तो वो मेरा शौक़ है और संयोग से यही मेरा पेशा बन गया। लेकिन राजनीति मेरा पेशा नहीं है, वो मेरे लिए ध्येय है, वो मेरे लिए लक्ष्य है, वो समाज सेवा का माध्यम है, देश की सेवा का माध्यम है। वो ना मेरे लिए करियर है और ना ही मेरे लिए कोई पैसा कमाने की चीज़ है और उससे कोई मेरा रोजी रोटी भी नहीं है। वो मेरे लिए देश सेवा है। अभी भी राजनीति के साथ समय निकालते हैं पढ़ने के लिए, पठन पाठन के लिए? हाँ, बिल्कुल, मैं आज भी पढ़ता हूँ हर समय, क्योंकि वही मुझे तमाम आपाधापी से सुकून देती है। वही 2-3 घंटे मुझे मानसिक रूप से थोड़ा अच्छा लगता है और आत्मिक सुस्ताने का समय संतोष, देती है। हाँ, आत्मिक संतोष भी होता है। तो पढ़ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, पढ़ना लिखना, और वो मेरे लिए आराम की चीज़ है। यही प्रश्न मैं सुकून वाली बात मैं पूछने ही वाला था आपसे। राजनीति से आपाधापी से बचने के लिए, सुस्ताने के लिए आपने बता दिया, जैसे कि आप पठन पाठन, उसके अलावा क्या रुचि रखते हैं और भी चीज़ें जो आपको सुस्ताने के लिए, थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए आप यूज़ करते हैं? देखिए, बहुत ईश्वरीय चीज़ है दुनिया में, जो हर किसी को उपलब्ध नहीं है, वो केवल मनुष्य ही उसका हकदार है, वो है संगीत। और भारत में तो बहुत प्राचीन परंपरा, वेदों से सारेगामापा, ये जो है वेदों से निकले हुए हैं और बहुत बड़े बड़े संगीतज्ञ भारत में हैं। आप दुनिया में अनेक फिल्में दुनिया भर की देखेंगे, उसमें संगीत और गाने ये सब नहीं होते हैं। हमारी फिल्मों में होते हैं, नृत्य होता है, क्योंकि हमारे यहाँ ये कल्चर का हिस्सा है, हमारे यहाँ हमारी परंपरा का हिस्सा है। तो संगीत सुनना भी बहुत मानसिक संतोष देता है, मन को अच्छा लगता है। संगीत की सर आपने बात की और वो बहुत सही बात है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर राजस्थान और मालवा और मध्य प्रदेश के ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहाँ पर महिलाएं किसी के दिवंगत हो जाने पर रोती भी सुर में हैं, राग में रोती है। तो ये हमारा देश और हमारी संस्कृति बिल्कुल एक सांस्कृतिक, एक संगीत के ढांचे से और कला के ढांचे से बुनी हुई है, और ये बात बिल्कुल आपने बहुत अच्छी कही। सर कल देश भर में चुनाव के बड़े चर्चे रहे और आपको सबसे पहले बधाई और आपकी पार्टी को बधाई, और बहुत ज़्यादा बधाई कि 4 राज्यों में आपने सरकार बनाई है और अपनी सरकार को रिटेन रखा और बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पर इस बार और फिर से प्रदर्शन करके दिखाया। सर एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगा, एक नई पार्टी उभर कर आई है, एक नया राज्य नई पार्टी के रूप में लेकर आया है और उसने जो परंपरागत पार्टी हो उसको पीछे धकेला है। सर क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, जो कांग्रेस का विकल्प बनकर या फिर जो भाजपा को चुनौती देने वाली विपक्ष का पहला मोर्चा बनकर आ रही है सामने, इस पर क्या लगता है आपको? देखिए, ये कांग्रेस की बहुत कमजोरी है और देश का भी दुर्भाग्य है कि जो अखिल भारतीय दल है कांग्रेस पार्टी, उसका कमज़ोर होना। लेकिन कांग्रेस को निर्णय लेना पड़ेगा कि उसे गांधी परिवार के साथ चलना है या नहीं चलना है। गांधी परिवार को कांग्रेस का कस्टोडियन होना चाहिए, लेकिन वो मालिक बन बैठे हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी लगता है कि उनके बगैर त्राण नहीं। वास्तव में उन्हीं को चाहिए, गांधी परिवार को ही चाहिए कि कांग्रेस में से ही किसी गैर गांधी किसी व्यक्ति को आगे ला करके उसको अध्यक्ष बनाए और नीचे तक संगठन खड़ा करे और चुनाव करवाए। अब उन्होंने परिवार की पार्टी बना दी, उनके पास कोई नीति नहीं, नियत नहीं, सिद्धांत नहीं, कार्यकर्ता नहीं, तो स्वाभाविक रूप से उनका यही हश्र होना है। और भारतीय जनता पार्टी की चूँकि पंजाब में जड़ें नहीं हैं, वो अकाली दल के पीछे चली हमेशा लंबे समय से, 52 से, और इसलिए वो कभी उनने अपनी जड़ें बनाने की कोशिश नहीं की, इसलिए वो वहाँ अच्छा प्रदर्शन नहीं हो पाया। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय में आप पार्टी को हटा करके भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी पंजाब में भी। और अब जब अकाली दल से आपका गठबंधन टूटा तो जड़ बनाने में अब लग गए होंगे आपके पार्टी के लोग? स्वाभाविक है कि जब अकाली दल चूँकि बड़ा दल था वहाँ पंजाब में, तो वो हमारे विकास में बाधाएं डालता था। हमारे नेताओं को, जो मजबूत नेता थे, उनको दिल्ली भेजने की बात करता था, उनको वहाँ पैर नहीं जमने देता था। अब ऐसा नहीं है, अब स्वतंत्र रूप से पार्टी बढ़ेगी। आप देखिए कि खुद तमिलनाडु में हम स्वतंत्र अब चलने लगे। AIADMK को हमने स्थानीय निकायों में समझौता नहीं किया तो हम जीते, कोयम्बटूर में जीते, बाकी जगह जीते, सीटें जीते।
सर आम आदमी पार्टी पर क्या, उस पर क्या राय है आपको, जो एक राजनीति में 12 साल 10 साल की जो पार्टी और इतने अच्छे स्तर पर काम कर रही है और इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लोग परिवारवादी पार्टियों से ऊब गए हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये केवल परिवार का भला करेंगे, ये अपराधीकरण करते हैं, ये तुष्टीकरण करते हैं। तो इसलिए नए प्रकार की पार्टी और नए प्रकार की राजनीति इस देश में लोगों को चाहिए। उसी की अभिव्यक्ति आप पार्टी का उभार है। लेकिन ये भी अगर पुराने ढर्रे पर चलेंगे, वही तुष्टीकरण करेंगे, वही जो भाई भतीजावाद करेंगे, और केजरीवाल अपनी खुद की पार्टी मिल्कियत समझने लगेगा, तो फिर इसके भी वही हाल हो जाएंगे जो बाकी परिवारवादी पार्टियों के हुए हैं। आपने सर अभी बीच में संगीत की भी बात की और मैं चाहूँगा कि आप अंत में कोई एक गीत ज़रूर गुनगुनाएं। सर संगीत उज्जैन में, जो कि उज्जैन कर्मभूमि रही है महाकवि कालिदास की, और साहित्य के लिए बहुत विशेष महत्व है, और चूँकि शिक्षा के लिए भी चराचर विश्व के स्वामी योगेश्वर श्री कृष्ण खुद स्वयं यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने आए थे, और शिक्षा का एक स्थायी गढ़ हुआ करता था जी। हर समय पे। आज विडम्बना है कि उज्जैन के लोग, मैं खुद शिक्षा ग्रहण करने इंदौर गया हूँ, और भी लोग जाते हैं बाहर, पलायन करते हैं शिक्षा के लिए। क्या व्यवस्था हो पाएगी आने वाले समय में युवाओं के लिए उज्जैन, मालवा जैसे छोटे प्रांतों में, या फिर उज्जैन जैसे जनसंख्या के क्षेत्र में, छोटे शहरों में शिक्षा के लिए सुलभ व्यवस्थाओं के बारे में आपकी सरकार के इस पर क्या राय है? देखिए, अभी मैं चूँकि कोई एग्जीक्यूटिव पद पर नहीं हूँ, या जनप्रतिनिधि कोई चुनाव मैंने अभी नहीं लड़ा, मेरे पास संगठन का दायित्व है, इसलिए मैं सरकार की ओर से तो नहीं बोलता। लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि उज्जैन को कोटा बनाया जा सकता है, जहाँ आज वर्तमान में 4 यूनिवर्सिटियाँ हैं, और इसके अतिरिक्त मतलब विक्रम तो है ही, फिर एक इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटी है, संस्कृत की यूनिवर्सिटी है, इसके 4 यूनिवर्सिटी इस उज्जैन में है आज की स्थिति में। और हम देखते हैं कि बहुत सारे कॉलेजेस हैं, कई सारे इंजीनियर कॉलेज हैं, सरकारी कॉलेज भी हैं, तो इसे धीरे धीरे हब बनाया जा सकता है। और मैं तो कहता हूँ सरकार से कि एक बड़ी जगह लेकर के वहाँ जो कोचिंग चलाने वाले लोग हैं, उनको मल्टी बना करके बड़े बड़े वो हॉल अलाट करना चाहिए, उनको देना चाहिए, और एक हब बनाना चाहिए जहाँ पास में ही हो। जिसको केमिस्ट्री पढ़ना है तो केमिस्ट्री यहाँ पढ़े, और मैथमेटिक्स पढ़ना हो तो तुरंत पास में चला जाए। ये कोई फ्रीगंज में है तो कोई वहाँ है तो कोई वहाँ है, अगर इस तरह होगा तो स्वाभाविक रूप से हम हब बनाने में चुकेंगे। और पीएससी की परीक्षा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी एक बड़ा सेंटर उज्जैन हो सकता है। जी सर, यही बात अभी पिछले दिनों हम एसएससी, पीएससी और यूपीएससी के शिक्षक और छात्रों से भी चर्चा करके आए, तो उन्होंने भी यही कहा कि कोटा, इलाहाबाद और दिल्ली हम क्यों नहीं उज्जैन में बना सकते हैं, बशर्ते हम कोई इनिशिएटिव ले और सब बच्चे और सब शिक्षक और सभी पालक भी साथ मिलकर, शिक्षाविद भी साथ मिलकर आए और कुछ नया अभियान चालू करें। सर एक बात ये आती है देखने में, और मैं काफ़ी समय से महसूस करता हूँ भारतीय जनता पार्टी में, उनके कार्यकर्ताओं में और उनके नेताओं में अलग किस्म की ऊर्जा है, बिल्कुल एक पॉजिटिव सा एक वाइब्स आती है। क्या कारण है इसके पर? अलग पार्टियों में मुझे नहीं लगता, वो आज की जो पार्टी है अलग सी ऊर्जा है, बहुत अलग आला दर्जे की एनर्जी आती है। क्या अंदर का कुछ राज है, क्या रहस्य, इसके बारे में कुछ पता? देखिए, कांग्रेस ने और अन्य पार्टियों ने इस देश का राजनीतिक सिस्टम पूरा सड़ा दिया, और वह एक ही तरीके से चलता है। भारतीय जनता पार्टी एक अलग तरह की पार्टी है, जहाँ कोई परिवार होल्ड नहीं करता पार्टी को, और पता नहीं कि कौन कब अध्यक्ष बन जाएगा। नीचे से उठ कर के हम देखते हैं कि अमित शाह जी अध्यक्ष बने, लेकिन कभी वो 20-25 साल पहले एक वार्ड के अध्यक्ष थे। तो जो वार्ड का अध्यक्ष उभर करके राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, और गृह मंत्री बन सकते हैं। प्रधानमंत्री जी भी जो है वो बहुत छोटे कार्यकर्ता के रूप में आगे बढ़े थे। तो यहाँ परिवारवाद नहीं है, यहाँ सिद्धांतवादी पार्टी है। हमारा जो विचारधारा है वो स्पष्ट है। बाकी कांग्रेस के पास या अन्य पार्टियों के पास कोई विचारधारा नहीं है। वो कहते जरूर है कि हम समाजवादी हैं, लेकिन वो कभी उनमें समाजवाद नहीं दिखता, उनमें परिवारवाद दिखता है। कांग्रेस कहती ज़रूर है कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, लेकिन वो धर्मनिरपेक्ष करती नहीं, वो तुष्टीकरण करती है। तो ऐसे जो ये कहते हैं वो करते नहीं है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। हमने कहा कि भाई 370 हटाएंगे, तो जब हमारे 2 सांसद थे तब भी हम कहते थे कि 370 हटेगा, और जब 303 हुए तब हमने हटाया। वैसे ही जब हम कहते थे कि राम मंदिर बनना चाहिए, तो जब 2 सांसद थे तब भी कहते थे, जब 303 हो गए तब भी कहा, और हम उसी बात पर हैं, और हमने राम मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त करवाया। उसी तरह अगर कहते हैं कि भाई 370 ये समान नागरिक संहिता आना चाहिए, तो कभी वो भी आएगी। तो देश में समानता हो, देश में विकास हो, जो परंपरागत राजनीति का ढर्रा है वो टूटे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक लक्ष्य के लिए काम करता है। वो व्यक्ति अपने खुद के लिए काम नहीं करता, उसको कोई और जाति के लिए काम नहीं करता, वो देश के लिए काम करता है।
सर आपने समान नागरिक संहिता यूनियन सिविल कोड की बात करी, इस पर आपकी क्या राय है और आपकी पार्टी या संगठन की क्या है? अब मैं आपसे व्यक्तिगत तौर पर जानना चाहूँगा आपकी समान नागरिक संहिता पर क्या राय है? देखिए, ये हमारे लाइट हाउस है, ये हमारे मार्गदर्शक सिद्धांत है कि भाई हमको इस तरफ बढ़ना चाहिए। वो कब होगा कब नहीं होगा वो अलग विषय है, लेकिन हमारी मान्यता है ये कि समान नागरिक संहिता होना चाहिए और इसलिए सभी कार्यकर्ता एक स्वर में कहेंगे कि हाँ होना चाहिए। अच्छा सर, आप दर्शन के प्रोफेसर हैं और दर्शन एक ऐसा फ़िलॉसफ़ी, सर दर्शन के फ़िलॉसफ़ी के प्रोफेसर रहे हैं, आपको बता दें, और बहुत सारा समय इन्होंने अपना जीवन का शिक्षा को लेकर दिया है। और सर दर्शन फ़िलॉसफ़ी एक बहुत फैसिनेशन का एक अलग सा इंटरेस्ट डेवलप होता है दर्शन को लेकर, और सभी लोगों को उसमें उस विषय में जानने की उत्सुकता होती है। आप कब इससे प्रभावित हुए और आपका इस और कैसे जाना हुआ, इसके बारे में कुछ, इस जर्नी के बारे में बताएं। देखिए, 12वीं जब मैं पढ़ता था तभी मुझे रजनीश पढ़ने का बड़ा शौक़ था, तो मैं रजनीश को पढ़ते पढ़ते फिर मेरी रुचि दर्शन में हो गई। तो बीए में मैंने एक विषय दर्शन लिया और फिर बीए के बाद फिर मैंने एमए भी लिया, तो धीरे धीरे दर्शन में रुचि बढ़ती ही चली गई। रजनीश ओशो आज जो विश्व प्रसिद्ध है और एक समय में अमेरिका तक की सरकार हिला देने वाले जो धर्मगुरु रहे हैं, ओशो मध्य प्रदेश के ही रायसेन से जन्मे हैं और नर्मदा यूनिवर्सिटी जबलपुर में वो भी दर्शन के प्रोफेसर रहे हैं, और उनको आज मानने वाले देश ही नहीं विदेश भर में बहुत उनके प्रशंसक रहे हैं, और आप भी उन्हीं को पढ़कर दर्शन की ओर आए। जी सर, क्या प्रभावित करता है दर्शन का ऐसा कौन सा मूल मंत्र है जो एक आपसी प्रेम भाईचारे को बढ़ाने के लिए आप दर्शन के कौन से सिद्धांत को ज़मीन पर उतार सकते हैं? जैसे आप अद्वैतवाद को ला सकते हैं, द्वैतवाद को ला सकते हैं, या फिर आपके मन में क्या ऐसी राय है कि फ़िलॉसफ़ी को अगर आप मूल ढांचे को अगर ज़मीनी स्तर पर लाएंगे तो किस तरीके से आप लोगों को समझाएंगे? देखिए, दर्शन किसी एक उसमें बांधा नहीं जा सकता कि भाईचारा कि ये कि वो। दर्शन जो है वो विश्लेषण सिखाता है, तो किसी भी चीज़ का जो भी सामान्य हित में है, जो भी सबके हित में है, उस पर विचार करता है दर्शन। तो और विचार करने की पद्धति देता है दर्शन, तर्क देता है दर्शन। वो विश्वास नहीं है, वो तर्क है, वो विश्लेषण है, वो समीक्षा है, वो विवेचन है। तो जब भी हम किसी का व्यवस्थित विवेचन करते हैं वो दर्शन है। अगर न्यूटन अपने नाना के बगीचे में लेटा है और एक सेब फल उसके ऊपर गिरता है, सेब उसके पास ऊपर गिरता है और वो फिर विचार करता है कि भाई ये ऊपर क्यों नहीं गया, इधर क्यों नहीं गया, उधर क्यों नहीं गया, नीचे क्यों आया, और जब वो उस पर गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत खोजता है तो वो चाहे भौतिक की खोज हो, लेकिन है वो दर्शन, क्योंकि क्या, क्यों और कैसे प्रश्नों से निकलता है। तो दर्शन जो है वो विचार पद्धति है, वो विषय नहीं, क्योंकि वो तो बहुत विशाल है। सर, आप खेती किसानी करते हैं? हाँ बिल्कुल। क्या क्या है अपने यहाँ पर बोया, क्या क्या रखा है आपने? अभी तो पिछली बार तो हमने कुछ सब्जियां भी बोई थी, लेकिन इस बार गेहूं किया है, और अभी जो है हमने प्याज लगाया हुआ है, लहसुन भी लगाई थी। अच्छा, ये शुरुआत से ही या फिर अभी अभी शुरुआत की है, या फिर शुरुआत से ही शौक था? शुरुआत से शौक तो था, लेकिन अभी मैंने पिछले 10 सालों से मैं कर रहा हूँ खेती। अच्छा लगता है, मज़ा आता है या फिर ऊर्जा मिलती है? सुकून है, आनंद है, और अच्छा लगता है देख करके। कोई ऐसा नहीं है, इतनी मेहनत तो हम कर नहीं सकते, लेकिन उसको मैनेज करना, उसको करवाना, ये अच्छा लगता है। किसानी की बात पे सर, अभी पिछले दिनों देश विदेश में चर्चा रहे जिस किसान आंदोलन के, और बहुत चर्चे में, बहुत ज़्यादा चर्चे हुए और बहुत देशव्यापी वो आंदोलन बनकर निकला, और आखिर में उसको माननीय मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने उस बिल को वापस भी लिया। क्या लगता है, क्या था उस चीज़ की सच्चाई? अगर आपकी व्यक्तिगत राय क्या है किसान आंदोलन पर? देखिए, वो तो मेरी व्यक्तिगत राय का सवाल नहीं, मैं तो बहुत पहले से बोल रहा हूँ, लेकिन बाद में सिद्ध भी हुआ कि वो कोई किसान आंदोलन नहीं था, वो केवल राजनीतिक पार्टियों का मुखौटा था, और मुखौटे के किसानों का मुखौटा पहन करके राजनीतिक पार्टियाँ और देश विरोधी तत्व खेल रहे थे। प्रधानमंत्री जी ने एक ही दाव में सबको चित कर दिया कि उसे वापस ले लिया, क्योंकि वो किसानों का मुद्दा बना रहे थे। वस्तुतः वो किसानों से, क्योंकि जितने भी उनके नेता थे, जो यादव है, योगेंद्र यादव, उनकी कोई ज़मीन नहीं, और बाकी ये खुद खेती करते नहीं थे, जो उसका चेहरा बने
एक तो हाँ टिकैत खुद को उनका कुछ नहीं, उनके भाई करते हैं। केवल उनके टिकैत के पुत्र होने से तो कोई ये नहीं हो जाता। हन्नान मोल्ला कम्युनिस्ट पार्टी का नेता, वो जितने भी थे वो सब कम्युनिस्ट पार्टी और बाकी पार्टियों के केडर में से निकले लोग थे और वही आंदोलन कर रहे थे। किसानों के नाम पर किसान आंदोलन वो कर रहे थे और चाहते थे कि सरकार गोली चला दे, सरकार लाठी चला दे किसी तरह, ताकि हम पूरे देश में सरकार को बदनाम कर सकें। और जैसा दिल्ली वो सिखों के खिलाफ दंगे हुए 84 के, उस तरह जो है जैसे कांग्रेस के बहुत बड़ा दाग है वो, या आपातकाल है बहुत बड़ा दाग, उस तरह भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पे भी माथे पर एक बड़ा दाग लगा दें, ये उनकी कोशिश थी, उनकी बहुत बड़ा प्लान था वो। तो कुल करके वो एक क्रोनोलॉजी में हम देखेंगे तो समझेंगे कि वो षड्यंत्र था, उसका आंदोलन से कोई लेना देना नहीं था। अच्छा सर, कल की जो नतीजे आए उस पर भी मैं एक समाजवादी पार्टी पर भी एक सवाल पूछना चाहूँगा आपसे। क्या रहा, कैसा रहा प्रदर्शन? सीधा सवाल, कैसा रहा प्रदर्शन अखिलेश यादव का? देखिए, मुझे तो लगता है कि जिस तरह के सिद्धांतों पर वो चले हैं उसके हिसाब से उनको सीटें ज़्यादा आ गई हैं। खुले खुले उन्होंने अपराधियों का समर्थन किया, अपराधियों को टिकट दी, अनकोर्टियस लैंग्वेज अपने विरोधी नेताओं के प्रति उन्होंने रखी और जातिवाद का खुला खेल खेला। उसके बावजूद इतनी सीट पा जाना, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के लोगों को विचार करना चाहिए कि कैसे एक ऐसा व्यक्ति जो अपराधीकरण को प्रश्रय देता है, जो भ्रष्टाचार को प्रश्रय देता है, जो आतंकवादी को छोड़ने की बात करता है, जिसने तमाम अपराधियों को टिकट दी हुई है, ऐसे व्यक्ति अगर 150 सीट भी पा जाता है, 125 सीट पा जाता है, तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ सोचने की ज़रूरत है। बहुत कोशिश की और बहुत परिश्रम भी किया था अखिलेश यादव ने, और पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो कि परिश्रम तो कोई भी करता है, परिश्रम का सवाल नहीं है। बात यह है कि आप दे क्या रहे हो, उत्तर प्रदेश को क्या दोगे आप, और आपने क्या दिया है। कुछ मुद्दा लेकर सामने नहीं आया है। हाँ, तो वो है नहीं। उसके बावजूद इतनी सीटें आ गई, तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता को भी मतलब वैसे धन्यवाद, लेकिन इतनी सीटें समाजवादी पार्टी जो आतंकवादियों का समर्थन करती है, मुस्लिम तुष्टीकरण करती है, अपराधियों को बढ़ावा देती है, तो मुझे लगता है कि सही न्याय किया। उनको सत्ता नहीं दी, कम से कम वो तो सत्ता का दावा कर रहे थे। तो उत्तर प्रदेश की जनता का धन्यवाद कि सही न्याय किया, लेकिन फिर भी ऐसे अपराधी तत्वों को इतनी सीट आ जाना भी आश्चर्य का विषय है। अच्छा सर, समाजवादी पार्टी को ज़्यादा सीटें आ गई, क्या लगता है बसपा और कांग्रेस को बहुत कम सीटें नहीं आई? हाँ, कांग्रेस तो ख़त्म ही हो गई। ये बड़ा मैं तो फिर कहता हूँ कि दुर्भाग्य। सर यही मानना है कि विपक्ष ज़रूरी है इस देश में, लोकतंत्र में विपक्ष की और भूमिका बहुत विपक्ष भी जिम्मेदार होना चाहिए, और कांग्रेस एक जिम्मेदार विपक्ष तो है। कम से कम कांग्रेस की ज़्यादा सीटें आती तो ठीक रहता, उसकी जगह समाजवादी पार्टी ने ली, तो कांग्रेस को भी आत्मविश्लेषण करना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। और सर 4 बार की मुख्यमंत्री रही बहन जी सुश्री मायावती जी, जो दलितों की फ़िलहाल वर्तमान में सबसे बड़ी नेता है और पिछले कई वर्षों से भी रही हैं, उनकी सीट 19 सीटों से 1 सीट पर आ गई है, और वो भी एक अंदाज़ा है कि बीएसपी का शायद उत्तर प्रदेश में खात्मा हो सकता है। क्या लगता है इस पर क्या वजह रही? क्या दलित खुलकर बीजेपी के साथ आए रहे हैं और आए भी हैं? ये वोट सीटें बिल्कुल बता रही हैं। देखिए, दलित समाज का स्वाभाविक डेस्टिनेशन जो वो कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, और आप देखिए कि बहुत बड़ी संख्या में वंचित वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं, नेता भी उभर करके सामने आ रहे हैं। और क्योंकि आप देखिए कि मायावती भले दलितों की बात करती थी, लेकिन प्रमोशन में आरक्षण का उन्होंने विरोध किया। वो चाहे दलितों की बात करती थी, लेकिन जो रंगनाथ मिश्र कमीशन था उसका उन्होंने समर्थन किया। तो जो दलित विरोधी काम थे वो भी उनको करना पड़े। वो अब आंदोलन बची नहीं थी, केवल पार्टी भर बची थी, वो भी व्यक्ति की पार्टी, जिसमें पूरा उन्होंने केडर उनका था नहीं। वो जो भाव और वो जो जिजीविषा और वो जो अपनापन था, वो अब कार्यकर्ताओं बचा नहीं। उनको पता है कि भाई ये तो वोट बेच देगी, स्वाभाविक रूप से वो वोट बेचने का ही काम कर रही थी दलितों का। ऐसा लोग कह रहे थे, सुनने में आया था और टीवी रिपोर्ट्स में भी आया था कि वहाँ भी मेरे कुछ मित्र गए थे तो वो बता रहे थे कि अगर बीएसपी की सीट आई और बीजेपी को अगर कम पड़ी तो बीजेपी के साथ ज़रूर मिल जाएगी। तो क्या बीजेपी की अलायंस थी बीएसपी, और ऐसा ही था कुछ? ऐसा तो कुछ नहीं था, लेकिन मैं इससे गहरी बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि वो वोटर्स के वोट बेच देती है। जो कैंडिडेट चुन गया उसे बेचने की बात नहीं कर रहा हूँ। जो वोटर पार्टी को वोट देते हैं वो किसी और को टिकट दे के कर देती है कि इतना तो वोट है ही मेरे पास, बाकी आप ले आओ, जीत जाओ। तो ये एक सही राजनीति, लोकतांत्रिक राजनीति नहीं है।
आप किसे देख रहे हैं आज आपके आपकी पार्टी के सामने विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा अगर आप देखते हैं, ज़रूरी है सर एक लोकतंत्र में भूमिका विपक्ष की बहुत ज़रूरी है, किसे देख रहे हैं आज वर्तमान स्थिति में, किसे आप विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा देख रहे हैं? हम विपक्ष होना चाहिए, लेकिन आज ऐसा कोई भी व्यक्ति और ऐसी कोई राजनीतिक हस्ती पूरे देश में नहीं है जो हमारे नेतृत्व के आगे सामने खड़ी हो सके। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन कोई हमारे बाकी भी लोग हैं उनके भी आसपास, उनके कंधे तक भी कोई नेता नहीं आता है। संभव नहीं है, क्योंकि पूरे देश में आज विपक्ष में खालीपन है, बिखराव है। सर राजनीति की इतर आपने कला की बात करी, संगीत की बात करी, सिनेमा में कुछ इंटरेस्ट रखते हैं सिनेमा में? नहीं, अब सिनेमा जो है वो लगभग ख़त्म हो गया, क्योंकि पिछले 25 सालों से जो मुंबई सिनेमा का केंद्र है उसको जिहादियों ने जकड़ लिया है, और वो विदेशों से उसमें चलाते हैं। वो तय करते हैं संगीत कौन देगा, वो तय करते हैं डायलॉग कौन लिखेगा, वो तय करते हैं गीत कौन लिखेगा। तो ऐसी स्थिति में हीरो कौन होगा, हीरोइन को, ऐसी स्थिति में स्वाभाविक रूप से वो ख़त्म होना ही था, और वो हुआ। अब मुझे नहीं लगता, और फिर वैसे भी टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि अब सीधे आपके मोबाइल पर फिल्म आने लगी हो, तो मुझे नहीं लगता कि ये जो परंपरागत तरीका फिल्मों का था वो चलेगा। सर आप OTT प्लेटफॉर्म आ गए अब तो। हाँ, OTT ये ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म आ गए हैं। आज हर किसी के हाथ में, अब हर दूसरे हाथ में स्मार्टफोन आ गए। और अपन वहाँ आपने पहले भी यह बात बताई थी कि तकनीक और जो समय बदल रहा है, परिवर्तन इतना हो रहा है, क्या लगता है सर तकनीक और तकनीकी विकास, टेक्नोलॉजिकल जो डेवलपमेंट है और संस्कृति कल्चर को हम साथ में लेकर कैसे चल सकते हैं? देखिए, टेक्नोलॉजी बदलती है, कल्चर बहुत नहीं बदलता, क्योंकि वो बहुत हमारे अंदर रहता है। उसको बदलने में, बनने में बहुत सालों चाहिए होते हैं। जब पीढ़ियाँ ख़त्म हो जाती है, एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी, तब थोड़ा सा कल्चर में बदलाव आता है। तो कल्चर बहुत स्थायी प्रकृति की चीज़ है, और वो हमारे अंदर रहती है, इनबिल्ट है, वो एकदम ऐसे नहीं हिलाई जा सकती। इतनी बड़ी टीवी आएगी, उससे बड़ी आ जाएगी, और तरीका बदल जाएगा, लेकिन उससे हमारा कल्चर बदल जाए, ये नहीं होगा। सर अभी आप संगठन में बहुत जिम्मेदार भूमिका निभा रहे हैं, आगे संगठन में ही कार्य करने का आपका मन है, या फिर और भी कुछ और आपने अपने लिए चुनौती बना रखी है और अपने लिए कुछ ऑप्शंस रख रखे हैं? हमारी पार्टी में हम तय नहीं करते हैं कि हमें संगठन में काम करना है, सत्ता में काम करना है। संगठन को लगेगा, हमारे नेताओं को लगेगा कि मुझे सत्ता में काम करना चाहिए, मैं अपनी भूमिका वहाँ ठीक कर सकता हूँ तो मैं वहाँ करूँगा। अभी अगर उनको लगता है कि मुझे संगठन में रह कर के काम करना चाहिए तो मैं संगठन में कर रहा हूँ। तो हमारे बारे में हम तय नहीं करते हैं, संगठन तय करता है। सर आप जब शिक्षाविद थे, आप जब शिक्षक थे, प्रोफेसर थे, और जब आप राजनीति में आए, आपने राजनीति में एंट्री ली, और जब पहला दिन रहा अगर आपका लोकसभा में, उस अनुभव के बारे में बताएं, क्योंकि सुनने में आता है कि जो तीखी बहस, नोक झोंक जो संसद में बैठकर होती है, वहाँ कॉन्फ्रेंस रूम में, कैफ़े में, या फिर चाय पार्टी पर ऐसी बहसें नहीं होती। हर पार्टी के लोग मिलजुल कर मिलते हैं और राजनीति को अलग रख कर एक आपसी समन्वय के साथ मिलते हैं। आप बताएं आपके क्या अनुभव रहे लोकसभा को लेकर? देखिए, लोकसभा इस देश की सबसे बड़ी पंचायत है, और वहाँ पूरे देश से चुन कर के देश का जो क्रीम है वो आता है, देश का जो लवण है वो आता है। तो बहुत अच्छे विद्वान लोग आते हैं, बहुत अच्छे वक्ता आते हैं, बहुत अध्ययनशील लोग आते हैं। उनको सुनना, उनके तर्क वितर्क सुनना, और फिर चूँकि वो एक सिस्टम में काम करते हैं, अपनी सीमाएँ नहीं तोड़ते, तो वहाँ एक अद्भुत अनुभव है, सीखने को मिलता है। मैं बहुत सीखा हूँ। आपके एक वक्तव्य में ही मैंने सुना था डूइंग इज़ लर्निंग, और ये मेरे दादाजी भी कहते हैं कि लर्निंग इज़ डायनामिक प्रोसेस, सीखना एक गतिशील क्रिया है जी। तो मैं भी, ये छोटी उम्र है मेरी तो खैर, बहुत आपकी भी उम्र राजनीति में लेकर बहुत आगे आई है, क्या हम निरंतर सीख रहे हैं? और आज भी कुछ ऐसे किन चीज़ों में आप पढ़ाई, राजनीति की इतर किन चीज़ों में कुछ सीख लेते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में, ऐसा कुछ आप बता पाएंगे हमें कि इनसे मुझे कुछ सीखने को मिलता है? किसान हो सकते हैं, प्रकृति हो सकती है, आपको क्या ऐसा लगता है? क्योंकि आप दर्शन के शायद शिक्षक रहे हैं, तो आपको इसमें ज़्यादा गहन रुचि और अध्ययन होगा। देखिए, सीखना जो है वो मानव की प्रकृति है, हमें पता ही नहीं चलता, लेकिन हम सीखते हैं। तो वो जो सीखा है उसको हम चाहे पॉइंट आउट करें ना करें, उसको हम नोटिस करें ना करें, लेकिन वो अपने अंदर वो जमा होता रहता है कि हमने ये सीखा है, हमने ये सीखा है, हमने ये सीखा है। कोई सीखने से मना नहीं कर सकता, क्योंकि वो सीखना ही पड़ता है। पहले मैं सांसद था तो निरंतर सीखा, अब मैं सांसद नहीं हूँ तो नई चीज़ें सीख रहा हूँ। तो जो व्यावहारिक और परिस्थितियाँ जो है वो अपने आप आपको सिखाती रहती है, और आप उस सीख से मना नहीं कर सकते। ये इनबिल्ट प्रोसेस है।
कुछ में ना, इसमें बाहरी कुछ नहीं है। बस कुछ लोग प्रयास करके सीखते हैं, कुछ उसको नोटिस करते हैं कि मैंने ये सीखा है, कुछ नहीं करते हैं, लेकिन सीखता है। सर आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपको आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं और शुभकामनाएं। आप सभी दोस्तों ने देखा हमारा आज का एपिसोड। आपको ये एपिसोड कैसा लगा? आप अपने सुझाव हमें ज़रूर बताएं और आपको ये एपिसोड, हमारी बातचीत, हमारी कन्वर्सेशन अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मिलते हैं अपन अगली बार। तब तक के लिए सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, प्रसन्न रहे। जय हिंद, नमस्कार।